स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने स्टेटमेंट सीरीज का लेक्चर नंबर 6 जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। फिर हम पढ़ेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। देन इसके बाद बच्चे हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, यानी कि हमारे टॉपिक लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं हमने पढ़े उनके ऊपर जो है हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे एज अ मिसलेनियस, मतलब कुछ भी चीज लग सकती है। ऐसे प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 आई थिंक 4 प्रैक्टिस सेट हम आगे बैक टू बैक देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बेटा मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक एक्सपर्ट। थोड़ा सा बेटा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताऊं। मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चे आपको 11th-12th क्लास का एंड आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स का कंटेंट मिलेगा। फ्रॉम जीरो से लेके जेईई एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ मिलेंगे। साथ के साथ बच्चे आप अपने बोर्ड के एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस को मेरे चैनल के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चे सबसे पहले रिवीजन की ओर। रिवीजन में बच्चे हमने देखा था कि हमने एक स्लोप पढ़ा था कि एक स्लोप होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है। तो हमने स्लोप को पढ़ा था कि यार या तो ये थीटा फॉर्म में हो सकता है। अगर मेरे थीटा फॉर्म में होगा तो मैं बोलूंगा बच्चे टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। इसी को हम एम भी बोलते हैं। दूसरा होता है कि अगर मेरे को दो पॉइंट्स गिवन हो तो मेरे पास स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तीसरा है बेटा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन गिवन है तो भी मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं माइनस ए अपॉन बी करके। अब स्लोप निकालने के बाद हमने जो देखा था अगला पॉइंट वो था बच्चे, स्टार कर लेते हैं, वो था बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस को हमने कहा था कि ये टेन अल्फा थीटा कुछ भी लिख लो, उसमें कुछ नहीं है। हम जो है हमेशा एक पॉजिटिव वाला निकालेंगे, दैट मीन्स हम एक्यूट निकालेंगे। ऑब्ट्यूज निकालने के लिए हम 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन है, आज करवाऊंगा बेटा मैं। अब इसके अलावा बच्चे फिर हमने वो देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन जो है वो पहली जो थी वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो बच्चे पॉइंट स्लोप फॉर्म जो थी वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बेसिकली हमें एक पॉइंट गिवन होता है x1 y1 और एक स्लोप गिवन होता है m। फिर हमने देखा था टू पॉइंट फॉर्म। तो टू पॉइंट फॉर्म के अंदर भी हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। तो हमने कहा था कि वैसे तो इक्वेशन सब कुछ सेम है, ऊपर वाली जैसी रहती है, बस द ओनली डिफरेंस कि एम निकालने का तरीका जो पहले गिवन होता था इस बार हमें फाइंड करना होगा। ठीक। फिर इसके बाद देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कि अगर y एक्सिस को कट कर रही है तो क्या होगा। तो बच्चे ये y एक्सिस के लिए था, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बाद देखा था बच्चे हमने इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने ये देखा था कि इंटरसेप्ट करती है ये x एंड y दोनों एक्सिस को। तो जब दोनों को इंटरसेप्ट करती है तो हमारे पास आया था बच्चे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसके बाद बच्चे हमने नॉर्मल फॉर्म देखी थी। नॉर्मल फॉर्म के अंदर सब कुछ जो बातें होती है हमें नॉर्मल के बारे में बताई जाती है। एंड नॉर्मल इज अ लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है, जिसकी इक्वेशन निकालनी होती है। तो इसकी इक्वेशन में हमें था x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो यानी कि मुझे नॉर्मल का हमें एंगल गिवन होता है कि वो x एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है और साथ के साथ ये डिस्टेंस मेंशन होती है। ये जो चीजें पढ़ने के बाद हमने कहा था कि अब क्या उल्टा काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो क्या ये सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल निकाली जा सकती है। हमने इसको लिया बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। हमने इसको b से डिवाइड करा तो ये आ गया माइनस ए अपॉन बी
x माइनस सी अपॉन में b। तो हमने कहा यार यहाँ पर देखो तो ये जो है हमारे पास इस लाइन से कंपेयर किया जा सकता है। तो हमारे पास अब जो है बेटा स्लोप जो आ गया माइनस ए अपॉन बी आ गया, एंड जो सी है स्मॉल सी वो आ गया माइनस सी अपॉन में बी, यानी कि वाई इंटरसेप्ट। तो इसी तरीके से फिर हमने इसी के यूज करके हमने कहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी से डिवाइड करा था, तो ए एक्स माइनस सी प्लस में बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आ गई थी बेटा माइनस सी अपॉन में a, y की वैल्यू आ गई थी माइनस सी अपॉन बी और यहाँ पे a। तो हमने इसको कंपेयर करा था x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इज इक्वल टू 1 से। तो यानी कि ये जो है a को प्रेजेंट कर रहा है और a मतलब होता है x इंटरसेप्ट, और ये जो है बेटा b को प्रेजेंट कर रहा है और b होता है y इंटरसेप्ट। तो मेरे पास x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, इससे ये निकालना था। तीसरी नॉर्मल फॉर्म थी जिसके अंदर हमने कंपैरिजन वगैरह कुछ करा था, तो मैं प्रूव नहीं कर सकता, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, जिसमें p था cos थीटा एंड sin थीटा। तीनों क्या थे बच्चे हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड थे बेटा ये, और ये भी बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही डिवाइड थे। यहाँ पे था बच्चे प्लस माइनस सी, यहाँ पे था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। अब प्लस माइनस कौन सा लेना है बेटा, हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें ये देखना था कि हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के हमारे सारे प्लस माइनस के साइन डिसाइड होंगे। इसके बाद बच्चे हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, एंड फिर देखा था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ये कुछ बातें जो थी हमने करी थी बच्चे। अब हम जो है क्वेश्चंस के अंदर आज टॉपिक के अंदर जाते हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे को काम में आएंगी। तो सबसे पहले कंडीशन व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। बच्चे ये दो लाइंस हैं जिनकी एक जर्नल इक्वेशन दे रखी है। अब ये है तो इसका स्लोप को मैं m1 लिखता हूं जो कि हो जाएगा माइनस a1 अपॉन में b1। स्लोप क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पे निकाला था माइनस a अपॉन b, यानी कि x का कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस में x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस a अपॉन b और इसका जो स्लोप आ जाएगा जिसको हम m2 कह सकते हैं, ये भी हो जाएगा माइनस a2 अपॉन में b2। अब बच्चे इफ लाइंस आर पैरेलल तो क्या होगा, m1 जो है ना m2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस a1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन में b2। माइनस से माइनस कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बच्चे a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो आप कोफिशिएंट कंपैरिजन से भी पता लगते सकते हो कि क्या ये दो लाइंस जो है उनका जो स्लोप है मतलब बेसिकली पैरेलल है या नहीं है। आगे चलते हैं, कंडीशन व्हेन द लाइंस आर, अरे पैरेलल नहीं है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये गलत हो गया बच्चे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक लाइन मेरे पास ये रही, दूसरी लाइन ये रही। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, मैंने इसका m1 निकाला और इसका भी m2 निकाला, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे, ये आया माइनस a1 अपॉन b1, ये आ गया माइनस a2 अपॉन b2। अब इफ lines are perpendicular to each other, अगर परपेंडिकुलर है तो मैं कह सकता हूं ना बेटा m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू माइनस वन। तो m1 क्या है बच्चे माइनस a1 अपॉन b1, m2 क्या है माइनस a2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से क्या सिचुएशन बनी, चलिए देखते हैं। माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, तो ये आ गया a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन में a2। तो ये आया a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, और इसको थोड़ा सा और देखेंगे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू में b2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो लाइंस जो हैं
परपेंडिकुलर हैं तो एक रिलेशन हमें कोफिशिएंट्स के बीच में ये देखने को मिलता है। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। बट मैं अगर कहूं तो बच्चे ये इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट था तो मेरे को बताना पड़ गया। हम अगर सीधा लाइन का स्लोप निकाल पा रहे हैं तो बस उनका रिलेशन चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, इफ इट फॉलो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, यानी कि जो भी हमने करा, ये दोनों लाइंस क्या हैं? ठीक है, हमारे को बोला हुआ है कि हमने अभी पढ़ के आए हैं, ये दोनों लाइंस कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड होगी बेटा अगर ये सिचुएशन मिल जाती है। पैरेलल होगी बच्चे अगर ये सिचुएशन होती है। इंटरसेक्ट होगी अगर, तो ये सिचुएशन होगी। एंड परपेंडिकुलर होगी तो ये सिचुएशन होगी। अब क्या है ये सुनना, मैं कह रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड यहां पे लिख दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन सेम है। अब सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ये 2/4, 3/6, 5/2 हमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे यही बहुत बात कर रहा है कि अगर दो लाइन कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर है या दोनों लाइन बेसिकली एक ही है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? तो बेसिकली हमें सारे जो रेशियोज है ना बराबर देखने को मिलेंगे। अब फर्क क्या होता है बेटा कि अगर कोई लाइन एक के ऊपर ही है और वही लाइन दूसरी अगर पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्शन वगैरह सेम है लेकिन एक के ऊपर नहीं होती, यानी कि दोनों लाइन सेम नहीं हो पाती। तो जो फर्क होता है ना बच्चे, वो क्रिएट होता है यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा, तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल तो है लेकिन सेम नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं आ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके ये रेशियोज जो हैं ये तो बराबर है लेकिन सी वाला रेशियो बराबर नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। लाइंस अगर एक के ऊपर एक है, तीनों पैरेलल होंगे, बराबर होंगे रेशियोज। अगर बेटा लाइन से पैरेलल है तो सी वाला बराबर नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल ही नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब है बच्चे कि हमारे पास जैसे 2x प्लस 3y, मैं यहां पे कर लेता हूं 3x प्लस 2y, 2y, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो इनका ये चीज जो है, ये रेशियोज वगैरह ये बेसिकली स्लोप डिसाइड करते हैं, ये आपस में मिसमैच होंगे, ठीक है ना, इनका कोई रेशियो मैच नहीं कर रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रखी है कि इनका कोई रेशियो आपस में मैच नहीं कर रहा। परपेंडिकुलर के लिए अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि यहां से बताओ कि ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, व्हाटएवर। ठीक है, सिंपल है बच्चे, मुझे क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। देखो पहले वाले में करा मैंने, मेरे पास आ गया बेटा 1/-3, दूसरा आ गया 2/-6, तीसरा आ गया -3/9। अगर ध्यान से देखो ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है ये क्या है, लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, दूसरा वाला है क्या, दूसरे वाले का बेटा हम करते हैं तो यहां से आ जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 1/3। तो इस बार ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो दैट मींस ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। यहाँ पे बेटा अब यहाँ से आप ट्राई करना कि हो सकता है परपेंडिकुलर निकले या नहीं निकले, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन। ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल है मेरी एक लाइन और उसकी इक्वेशन गिवन है। अब देखो कैसे, मैंने कहा ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा दैट मीन्स जो a होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका -a/b। अब इसका स्लोप हो गया, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास y इज इक्वल टू m, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, m2x प्लस c2। मैंने कहा ये मेरी लाइन है, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ बेटा m2 और m1 क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y, अरे इसका मतलब ये हुआ बेटा y इज इक्वल टू m1, यहाँ पे आया x प्लस c2। m1 की वैल्यू क्या निकली है बच्चे मेरे पास -a/b x प्लस c2। यहां से इसको मल्टीप्लाई करा, by इज इक्वल टू -ax प्लस c2 एंड ये मल्टीप्लाई होगा b से। तो यहां से मेरी इक्वेशन जो आ गई वो आ गई
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टू बी, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी टू बी इधर ले गए, क्योंकि बेटा ये एक बी और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट्स वाई मैं इस बार इसको क्या बोल देता हूं, मैं इसको डेल्टा बोल देता हूं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बेटा कांस्टेंट ही है। तो मेरी इक्वेशन जो आई वो ये है। अब ध्यान से देखो बच्चे, इस वाली और इस वाली में हमारे पास अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल को डिसाइड करने वाले जो होते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है सेम। तो फर्क किस चीज का आएगा, कांस्टेंट का। इसका कांस्टेंट अलग हो जाएगा, इसका कांस्टेंट अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पैरेलल टू लाइन। अब देखो पैरेलल है तो मैं बड़ी जल्दी से इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा चाहिए बस मेरे को, काम खत्म। आगे बोल रखा ये लाइन इससे पास होती है, अगर ये इससे पास होती है तो 3 5 माइनस 2 y की वैल्यू माइनस 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 5 3 15 6 दूनी 12 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू हो गई 15 12 27 माइनस 27। तो मुझे लाइन की इक्वेशन मिल गई बेटा 3x माइनस 2y प्लस सॉरी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइन। बेटा ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों से बीच में है। अब देखो इन दो लाइन आपस में ये पैरेलल है, अब इनके बीच में जो लाइन होगी वो भी ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होगी। यानी कि सब मानो बेटा एक लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है, कर्व बन गया। एक लाइन ये रही मेरी, दूसरी लाइन भी ये रही मेरी। अब ये दोनों लाइन जो है हल्का सा टेढ़ा हो गया, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है सपोज करो, तो अगर इनके बीच से कोई लाइन जाएगी बेटा वो भी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है वो भी इन्हीं के जैसे पैरेलल होगी। ठीक है, मान के चलो दो रेल की पटरी है, अब इनके बीच में एक और लाइन डालनी है, मतलब कोई रॉड डालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, वो भी पैरेलल ही होगी। अब अब बच्चे इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इक्वेशन आएगी मैं उनको किस लिख लेता हूं, कोई भी एक फॉर्म ले लेता हूं। लेट्स से मैंने इसको ले लिया 3x प्लस 2y प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये लाइन जो है ना ये इनसे बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब है ये जैसे लाइन 1 लाइन 2 और लाइन मिड, तो डिस्टेंस जो होगी लाइन 1 और लाइन मिड की इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी लाइन 2 और लाइन मिड की। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया बेटा साइड में। तो हमें क्या चाहिए होता है C1 C2। L1 जो है बच्चे हमारे पास, इसका C1 आ गया -7 और इसका आ गया प्लस लैम्डा। यहाँ पे आ गया बच्चे नीचे हमारे पास √9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ये मॉड्यूलस ये इक्वल, इधर क्या होगा बच्चे, इधर भी सेम होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस लैम्डा। नीचे क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे। अब बच्चे यहां से अगर आप देखो तो आपको एक लैम्डा निकालना है, वही लैम्डा बेटा यहाँ पर काम आ जाएगा, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मुझे लगता है कि अब यहाँ से अब लैम्डा निकाल सकते हैं। स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग करते मोड हट जाएगा एंड नीचे की वैल्यू भी बेटा रूट में जो है वो हट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है। आई थिंक आप ये कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड इट्स इक्वेशन इज गिवन। जिस लाइन के परपेंड वो है उसकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। अब बच्चे जैसे मैंने कहा ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा ये मेरे को ना इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसका स्लोप मैंने निकाला -a/b। मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अब अगर ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, m2 m1 -1 है। बच्चे जो m1 है वो -a/b है, मेरे पास m2 -1 है, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। माइनस माइनस कटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे
y इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स सी टू। तो ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए सी टू। नाउ कंसीडर दिस। अब इसको थोड़ा सा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सही करते हैं बच्चे। तो ये आ जाएगा बच्चे बी एक्स माइनस में ए वाई प्लस में ए सी टू इज इक्वल टू जीरो। इस वाले को बेटा फिर से मैं लेमडा डिक्लेयर कर दूंगा या कोई और कांस्टेंट टाइप का, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस में लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, अगर बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो बेटा इस इक्वेशन को, दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन में एक बहुत कॉमन सा रिलेशन है। क्या है? सी को तो इग्नोर करना है, हमने क्या देखना है बच्चे, आई थिंक मेरे को ये लाल निशान ज्यादा हो गए। हाँ, आप इसमें देखो ए और बी के कोफिशिएंट्स जो हैं और इसमें वो ए और बी के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों क्या है, एक्सचेंज हो रहे हैं, और y वाला कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो रहा है। बस इतना ही काम है, c इसमें भी अलग है। तो इसका यूज करेंगे हम अब यहाँ पे क्वेश्चंस को दिखाएंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम जो है अब सीधा है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है फटाफट अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो, find the equation of a straight line that passes through this and perpendicular to the line। अब इस पे परपेंडिकुलर है, मैंने कहा 2x माइनस 3y प्लस में बेटा लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, काम खत्म। अब ये किससे पास हो रही है? 3 4 से, 3 4 से पास हो रही है, तो यहाँ पे आया 4 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो 6 माइनस में 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू 6 हो गई। लैम्डा की वैल्यू 6 हो गई तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने अपनी इक्वेशन निकाल ली। आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। कहता है यहां से यहां पर आए और इसके y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये कहां से आया? 1 माइनस 2 से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूं, मुझे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए और ये बेसिकली आएगा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखो, एक था हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था। मैंने कहा था यहाँ पे ये पॉइंट है, मेरे को पॉइंट पता है, ठीक है ना, ओ, ठीक है ना, ये ए, सॉरी ओ एम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ए बी। तो मैंने कहा मुझे पॉइंट पता है ओ एम का, ठीक है ना, मुझे स्लोप पता है ए बी का। ए बी के स्लोप से मैं ओ एम का स्लोप निकाल सकता हूं बड़े इजीली परपेंडिकुलर रिलेशन निकाल के। तो मेरे को फिर ओ एम का स्लोप आ जाएगा, ओ एम का पॉइंट पता है, मैं ओ एम की इक्वेशन को निकाल सकता हूं। ये हमारा तरीका था जो हम पहले करते हैं और इस तरीके से भी करा जा सकता है। लेकिन जो भी सीखा है अगर मैं उसका यूज करूं तो मैं ये कहूंगा, मैं थोड़ा सा इसको लेकर आता हूं, 2x माइनस में y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो परपेंडिकुलर वाले की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब मेरे को इसकी इक्वेशन मिल गई। ये जो है किससे पास होती है? ये पास होता है बेटा 1 माइनस 2 से। तो x की वैल्यू 1, 2 माइनस 2 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? -5। अब लैम्डा की वैल्यू -5 निकल गई, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को निकाल पाया। इस इक्वेशन को निकाल पाया तो मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा जिससे मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। तो ट्रेडिशन तरीका भी ठीक है, हमने जो जल्दी से इक्वेशन कन्वर्ट करना निकाला वो तरीका भी बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन। बेटा अब इसने स्पेसिफाई कर दिया है मुझे ऑब्ट्यूज ही चाहिए, तो हमें ठीक है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला देखते हैं। हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस, अब दो लाइंस के बीच का एंगल जो है वो tan अल्फा होता है और ये होता है बेटा m2 माइनस m1, 1 प्लस में m1 इनटू में m2। तो इसका स्लोप जो है वो जो है दैट मींस कि m1 जो हो जाएगा -1 अपॉन में -2 और इसका स्लोप हो जाएगा जो कि होता है m2, ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास -3 अपॉन में
-3 में +1। तो इसका थोड़ा सा साइड कर देते हैं वरना थोड़ा तंग करेगा। हम्म, तो इसका जो m1 हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा -1 -2। तो अब मैं चलता हूं, मैं इसके 10 अल्फा पे चलता हूं। 10 अल्फा m2 आ गया बेटा मेरे पास -3, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, -1/2 अपॉन में 1 प्लस -3 इंटू में 1/2। ये आ गया बच्चे 10 अल्फा -3 एंड -1, 3 दूनी 6 और एक -7/2। यहाँ पर आ गया 1 माइनस में 3/2। तो 10 अल्फा जो हो गया बच्चे मेरे पास -7/2, 3 और ये आ गया -1/2। ठीक है, 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस कटा, तो 10 अल्फा मेरे पास 7 आ गया। तो जो एंगल निकल के आया बच्चे वो हुआ 10 इनवर्स 7। अब बच्चे हमने ये कहा था कि जब भी हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास जैसे ये लाइन है एक, ये दो। अब ये लाइन एक हमारे पास लेस देन 90 डिग्री और एक ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो हमने कहा था कि आप एक्यूट निकालिए, ऑब्ट्यूस निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस कर देना। तो हमारे पास जो ये एंगल आया है ना बच्चे, ये आया है 10 इनवर्स 7। और इस पूरे एंगल का जो सम है, इस पूरे एंगल का सम ये होता है 180 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए जो मेरा ऑब्ट्यूस पार्ट है, ठीक है ना, वो निकलेगा 180 डिग्री माइनस में 10 इनवर्स 7। बस बेटा इतना ही करना था। अब ये 10 इनवर्स 7 अजीब सा लग रहा है, मान के चलो ये 60 डिग्री होता तो बड़े आराम से कह लेते कि पूरा 180 है, जिसमें से छोटा वाला पार्ट जो है वो 60 है, तो बड़ा वाला पार्ट जो है 120 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड, बेटा ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और डिस्टेंस जो है वो √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन है। यानी कि बच्चे एक लाइन है, ठीक है, वो 10 से पास हो रही है एंड उसका जो ये डिस्टेंस है √3/2 है। कहां से है बेटा? ओरिजिन से है। अब बच्चे यहां पे मेरे को इसकी इक्वेशन बतानी है। अब मैं क्या करूं बेटा? मैं कैसे निकाल सकता हूं? मेरे को बहुत सारी चीजें पता है। मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। तो मुझे स्लोप पता हो सकता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे पॉइंट एग्जिट करता भी है, तो मैं इस पॉइंट से या यहाँ पर भी पॉइंट एग्जिट करता है, तो मैं इसकी अगर स्लोप निकाल पाऊं तो इस तरीके से कुछ। बट क्वेश्चन है ना, मुझे एक पॉइंट दे दिया है कि ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है तो यार इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से काम चल जाएगा? अब ध्यान से सुनना। जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है, कोई भी डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्टर होती है, और एक सीधे लफ्जों में कहूं कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर जो है वो ये रहा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका स्लोप लेता हूं। हाँ, मैं इसका स्लोप लेता हूं। नहीं, मैं इसका स्लोप नहीं लेता क्योंकि मैं तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं इसका स्लोप लेता हूं बच्चे, m इसका स्लोप है। तो इस लाइन की इक्वेशन जो आ गई वो आ गई बेटा y माइनस में 0 इज इक्वल टू m, x माइनस में 1, या दैट मीन्स y इज इक्वल टू mx माइनस में m। अब यहां से इस लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि इसके स्लोप पे डिपेंड है। अब गिवन क्या है कि यहां से 0 से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? √3/2। तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, नीचे फॉर्मूला मैंने लिख भी दिया है, a0 प्लस में b0 प्लस में बेटा यहाँ पे, अच्छा मैंने इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट नहीं करा, तो मैं इसको एडजस्ट कर दूं, mx माइनस वाई माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो c की जगह आ जाएगा माइनस m, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। दिस इज कंसिडर एज अ मॉड्यूलस एंड इसका जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √3/2 है। तो मेरे पास जो आया -m अंडर रूट 1 प्लस m
स्क्वायर, ये मॉड्यूलस है, ये है √3/2। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं बेटा, जब स्क्वायरिंग करूंगा तो मॉड्यूलस का रूल खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करना है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपका एम आ जाएगा। एम आने का मतलब है आपके पास दो ऐसी इक्वेशंस होंगी जो ये एक सेम कंडीशन फुलफिल कर रही होंगी। अब बच्चे देखो ये कैसे हो सकता है, देखो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसका रफली ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, चलो, लेट्स से दिस इज माय प्लेन, ठीक है, x1/0, x1/0, ठीक। अब हो सकता है एक लाइन ऐसे हो सकता है दूसरी लाइन क्या ऐसे हो सकता है दूसरी लाइन मेरी ऐसे अब दोनों का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है वो √3/2 हो सकता है, इसलिए पॉसिबल है हमारे पास दो लाइन निकल के आए। नाउ द पॉइंट इज कि क्या सर इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते थे। देखो इसको हटाता हूं, फिर हम बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को ट्रूली फिल्म करूं तो ओरिजिन से डिस्टेंस आ रही है 10, ये पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन से डिस्टेंस आ रही है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये 10 दे रखा है। अब ये डिस्टेंस जो है मेरे को √3/2 दे रखी है, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे अगर इस लाइन का एंगल गिवन होता तो मैं शायद नॉर्मल फॉर्म के ऊपर चले जाता, या मैं इस लाइन का एंगल निकालने के कैपेबल भी होता ना तो भी मैं निकाल पाता, बट पॉसिबली इसका एंगल नहीं निकल सकता सिर्फ एक पॉइंट से, इसलिए मेरे को टेक्निक जो है वो दूसरी अपनानी पड़ी। सो और कोई तरीका नहीं है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस दे रखे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। आगे चलते हैं, फाइंड द लोकस। अब ये लोकस क्या वर्ड है, ये ऑलरेडी मैं कई बार समझा चुका हूं, जब हमने फंडामेंटल सीरीज की बात करी थी। लोकस को देखो नीचे लिखा हुआ है, locus of a point is defined a set of points that satisfy certain property, जिसको हम कंडीशन भी बोल देते हैं, कि कोई सेट ऑफ पॉइंट है जो स्पेसिफिकली कंडीशन को फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे सर्कल का होता है, ये इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम। जैसे सर्कल का क्या है कि सर्कल क्या है, सर्कल उन सारे पॉइंट्स का जोड़ है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसी तरीके से यहां पर भी लोकस बोला हुआ है, तो लोकस का मतलब होता है, लेट्स से जैसे ये कुछ कंडीशन के थ्रू मेरे कुछ पॉइंट्स निकले, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देखूं तो ये मेरे पॉइंट, इन पॉइंट्स का लोकस बन गया। लोकस का मतलब है पाथ, कि किस तरीके का पाथ बन रहा है, रास्ता, मार्ग, इस तरीके से भी कह सकते हो। लोकस की बात होने के बाद हम कहते हैं लोकस बताना है पॉइंट्स का, यानी कि बेटा बेसिकली मुझे पाथ बताना है विच मूव इन सच अ वे, वो इस तरीके मूव कर रहा है दैट स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। यानी कि एक साइड बच्चे मेरे पास क्या है, पॉइंट है, एक तरफ मेरे पास लाइन है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे है ना, ये कुछ पॉइंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि इनके और इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस जो है न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। यानी कि तो यहाँ पे अब ये इतने सारे पॉइंट्स है ना, मैंने कहा इतने सारे पॉइंट्स को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। P बेसिकली P रिप्रेजेंट बाय अ वेरिएबल कि x और y, ये सारे पॉइंट को ये x, ये P शो कर रहा है कि ये P जो है ना इज अ बेसिकली अ सिंबल तो नहीं, मतलब इस रिप्रेजेंट टू ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है कि यहां से इस पॉइंट का इससे 3 - 2 से डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, कि लाइन क्या है 5x माइनस में 12y इज इक्वल टू 13, ये दोनों क्या है, इसका स्क्वायर इसके बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर है। तो दैट मीन्स कि मैं ये कहूंगा x माइनस, मैं ये कहूंगा बेटा x-3 का स्क्वायर प्लस में y+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अच्छा x1 को y1 कर देता हूं बच्चे,
क्योंकि ये अगर मतलब क्लैश हो जाएगा तो यहाँ पे अंडर द रूट, ठीक है, क्लैश ना हो इसलिए मैं इसको x1 y1 कर देता हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है अभी भी ये वेरिएबल ही कहलाएंगे, ठीक है। तो अब x5a x1 माइनस में 12y1 माइनस में 13 अपॉन में अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 12 का स्क्वायर। मैंने क्या करा बेटा, दोनों टाइप की डिस्टेंस को निकाल दिया। अब कह रहा है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट के साथ इसकी जो डिस्टेंस है ना इसका स्क्वायर, यानी कि बच्चे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में ये x1 है y1 प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है, अब ये इसके बराबर है 5x1 माइनस 12y1 माइनस 13 अपॉन में 124 और 25 अंडर रूट 169। तो अब होगा क्या बेटा, होगा ये बच्चे कि अब मुझे जो है इसको एक्सपेंड करूंगा, एक इक्वेशन मिलेगी। वो जो इक्वेशन है बेसिकली वो लोकस को ही प्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन का मतलब है कि यानी कि दैट मीन एक कर्व, तो ये जो पी पॉइंट है ना इस कर्व में मूव कर रहा है और इस कर्व में मूव करते हुए इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो थोड़ा सा अब यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है बेटा, जैसे इसका स्क्वायर खुलेगा ये 113 हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ बच्चे के, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। आगे चलते हैं। हाँ, द पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज हाफ दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ जो भी है फाइंड इट्स लोकल। यानी कि सिंपल है, पिछले वाले क्वेश्चन है कि एक पॉइंट जो है ना, जैसे मान के चलो अ, कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 40, ठीक है। तो लेट्स सी x4 y0 और x इज इक्वल टू 16, x 16 है, y चाहे कुछ भी हो। तो ये मेरी लाइन कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 16 कह रहा है कि अ पॉइंट सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है, इज हाफ दैट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है, हाफ है, ठीक है, तो डेट ऑफ दिस डिस्टेंस। तो मान के चलो जैसे मेरे पास ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं जहां पे बेटा इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है x1 y1, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वेरिएबल नाम से दिखा दिया x1 y1, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसकी जो डिस्टेंस इसके साथ है और इसकी डिस्टेंस इसके साथ है, दोनों में क्या रिलेशन है बच्चे, दोनों में ये रिलेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन जो है उस वो डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट वाली हाफ है वो वाली मतलब फुल है, और नॉर्मली बोलूं तो बेटा ये वाली डबल है, लेफ्ट वाली सिंगल है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे अगर मैं कहूँ x1 y1 नहीं है माइनस 16 अपॉन में बच्चे मेरे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ये मॉड्यूलस में आ जाएगा। अब बोला क्या हुआ है, द पॉइंट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 40 इज हाफ दैट ऑफ डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है बेटा, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में क्या रिजल्ट है, ये हाफ है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बस बेटा अब यहां से इसको सॉल्व करना है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 8x1 प्लस में y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आया x1 माइनस में 16, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 2x स्क्वायर 1 माइनस में 16 और एक ये माइनस 17x1 प्लस 2y1 का स्क्वायर, 16 दूनी 32 और 16, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 48 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं, 2x1 का स्क्वायर 2y1 का स्क्वायर माइनस 17x1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेटा ये एक तरीके से कर्व है, मान के चलो ये कर्व इनके बीच में
इस तरीके से लैंड कर रहा है और इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है और इन सेट ऑफ पॉइंट्स ने एक तरीके से ये लोकस बनाया है। लोकस का मतलब ये रास्ता, और ये रास्ता बेसिकली क्या है बेटा, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज अ रोम्बस। पहली बात तो उसने बोल दी है पैरेललोग्राम है। अब ये प्रूव करना है कि रोम्बस है या नहीं है। देखो, ये होता है बच्चे हमारे पास, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये बेसिकली है बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम। अब यही अगर रोम्बस हो, ये है पैरेललोग्राम, ये है रोम्बस। दोनों में फर्क क्या है बेटा, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने के साइड पैरेलल है, इसमें भी यही है, इधर भी यही है, इधर भी यही है, ये साइड्स भी बराबर है, ये साइड्स भी बराबर है। तो मेरे को अगर प्रूव करने को बोल रहा है तो मैं कैसे प्रूव करूं कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। पहली बात तो ये है कि भैया हम ये प्रूव कर दें कि चारों जो लाइंस हैं वो इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा। लेकिन चारों लाइंस जो है वो बेसिकली लेंथ वाइज चाहिए होगी। तो लेंथ वाइज थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल तो नहीं होगा, निकल जाएगा। लेकिन एक ट्रिक और भी है बेटा। ऑलरेडी उसने रोम्बस बोल रखा है, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रखा है। अगर मैं इसके डायगोनल देखूं, ये वाला डायगोनल एंड दूसरा डायगोनल देखूं, ये वाला डायगोनल, तो एक डायगोनल बच्चे हमारे पास क्या है, बड़ा, एक डायगोनल छोटा है। जबकि रोम्बस में क्या है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, दोनों डायगोनल आपको बराबर नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो डायगोनल, सॉरी गलत बोल दिया बेटा, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, तो ये जो लेंथ है बेसिकली ये बेटा L1 और L2 छोटी बड़ी है। यहाँ पे बच्चे L1 और L2 जो है ये लेंथ, ये बराबर है। अगर मैं इतनी बात प्रूव कर दूं ना तो मेरा ये पैरेललोग्राम अपने आप ही रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले मैं इन लाइंस को लेकर आया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, अब इस वाली लाइन को, ये लाइन है x अपॉन ए प्लस में y अपॉन बी इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये लाइन एक साथ क्यों लिखी, क्योंकि इसके लाइंस के जो x और y के वेरिएबल्स या कोफिशिएंट, सॉरी, वो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच का डिस्टेंस, और यहां से बेटा x अपॉन बी प्लस में y अपॉन ए इज इक्वल टू 1 एंड यहां से आ जाएगा x अपॉन बी है बच्चे ये, प्लस y अपॉन ए इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस हम सिंपल निकाल लें। तो मैंने इसको बोला d1, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये आ जाएगी बच्चे हमारे पास c1 माइनस में c2। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन अंडर द रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, और यहां से मैंने d2 निकाला। d2 भी आ जाएगा बेटा 1 c1 माइनस c2, यहाँ पे आ जाएगा बेटा अंडर द रूट 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चे कि आपका d1 और d2 बराबर आना है, यानी कि जो लेंथ है L1 और L2 दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब ये रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है। आगे चलते हैं। द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर आर दिस एंड दिस। बेटा कह रहा है हमारे पास है ना एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके अपोजिट एंगुलर पॉइंट, यानी कि एंगुलर पॉइंट होते हैं जो बेटा एंगल्स पे बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो जैसे ए और सी मेरे को दे रखे हैं, ये कितना है बेटा 3 4, और ये है बच्चे 1 माइनस 1। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर वर्टिसेस, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब ये कैसे होगा, ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें इस कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। अब इसके निकालने के लिए बेटा एक तरीका तो है कि ये एंड ये मैं अगर करता हूं कुछ कंस्ट्रक्शन, तो यहां से ये पॉइंट जो है मेरे को ओ ले लेता हूं, तो 3 और एक 4 2, तो 4 आएगा 2, 4 में से एक गया 3/2, तो ये मिड पॉइंट निकला।
अब ये मिड पॉइंट इन दोनों का भी मिड पॉइंट होगा, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ बी और ये देता हूँ डी। तो बी आ जाएगा मेरे पास x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 plus x2 is equal to 4, y1 plus y2 is equal to 3। ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लगा दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला 1:1 रेशियो डिवाइड कर रहा है। बट हमें वेरिएबल निकालने हैं 4, इक्वेशन है 2, तो इससे तो काम नहीं बनेगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा बेटा, तभी हम जाके 2 अलग पॉइंट्स निकाल पाएंगे। अब क्या करा जाए, ठीक है, इसके लिए एक और चीज भी सोच तरीका है। मैंने फिर से एक स्क्वायर बनाया। इस बार भी बेटा मेरे को ए पता है एंड सी पता है, बी डी मेरे को बेसिकली नहीं पता। तो ये 3 4 है एंड ये 1 -1 है। अब बच्चे मुझे ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि स्क्वायर होता है। अब मैं अगर ये कहूं कि ये लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन क्या है बेटा, बेसिकली डायगोनल है, ये अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो ये जो बनेगा ये 45 डिग्री का बन गया। इसका मतलब ये 45 डिग्री का बन गया। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 45 का। अब आप ध्यान से देखो, इसका स्लोप मिल सकता है। क्या है, मैं अगर बोलूं ये लाइन 1 है, एम ऑफ ए सी क्या हो जाएगा बेटा, y2 माइनस y1, यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस में 1, तो 5 अपॉन में 2 इसका स्लोप आ गया। अब मैं कह सकता हूं कि 1045 डिग्री इज इक्वल टू मॉड्यूलस, इसका जो स्लोप आएगा बेटा, मैं इसको m लिख देता हूं क्योंकि नाम वाम तो मैंने कुछ नहीं दिया, माइनस में 5/2 अपॉन में 1 प्लस m इंटू में 5/2। दिस इज मॉड्यूलर। 1045 डिग्री 1 होता है। अब यहां से बच्चे मैं इसको प्लस माइनस में लिखा, यहां से आया बच्चे m माइनस में, अच्छा मॉड्यूलस तो हट जाएगा, यहां से आया m माइनस में 5/2 अपॉन में 1 प्लस में m इंटू में 5/2। तो मैं एक बार बच्चे 1 इज इक्वल टू m माइनस 5/2, 1 प्लस में m इंटू में 5/2 एंड 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस में 5/2, 1 प्लस में m इंटू में 5/2। ये दो इक्वेशन बनी, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं। तो बच्चे मेरे पास आ गया 1 प्लस में 5m अपॉन 2 इज इक्वल टू m माइनस 5/2। तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 1 प्लस 5/2 m माइनस में 5m डिवाइडेड बाय 2। तो हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ गया -3m अपॉन में 2, 5 2 7, 7 अपॉन 2। मैंने 2 से 2 को काटा तो m की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 7 अपॉन में -3। ठीक है, m की वैल्यू 7 अपॉन -3 आई है, यानी कि इस वाली का जो स्लोप है बच्चे मेरे पास क्या आ गया, 7 अपॉन में, ग्रीन से लिख देता हूं, इसका जो स्लोप आया बच्चे मेरे पास, जो स्लोप आ गया वो आ गया -7/3। अच्छा, यहां से हम दूसरा स्लोप भी निकाल लेंगे, पर ध्यान से देखो, क्या इस लाइन का स्लोप पता चल गया, इस लाइन का ये रही पॉइंट। तो क्या मैं कह सकता हूं, मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं किस लाइन की, CD की। कैसे निकलेगी बेटा, y प्लस 1 इज इक्वल टू -7/3 x माइनस में 1। अब मैं यहां से इस इक्वेशन को निकाल पाया। अब मैं कह रहा हूं मेरे को, ठीक है ना, यहां से क्या कहते हैं, CD की इक्वेशन आ गई। क्या हम अब इस तरीके से देखें तो CD की इक्वेशन के बाद अब मुझे जो चाहिए होगी, मुझे AD की इक्वेशन चाहिए होगी। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा यहां से ये भी 45 डिग्री को कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पे मेरे पास एक 45 डिग्री का रिलेशन और बन रहा है। फिर से इसका हम स्लोप निकालेंगे, जिससे मुझे इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिलेगा। एंड सिमिलरली बच्चे यहां से
ये मेरे पास क्या कहते हैं 45 डिग्री आ जाएगी, ये मेरे पास 45 डिग्री आ जाएगी। तो इस लाइन और इस लाइन को हम निकालेंगे इक्वेशन, तो इससे मेरे को जो है बी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो इन शॉर्ट बच्चे मेरे को है ना बहुत सारी इक्वेशन निकालनी है, इसके अंदर सारी इक्वेशन निकालनी है, एडी की भी निकालनी है, डीसी की भी निकालनी है। इन इक्वेशंस को निकाल के बेटा अगर आप डी पॉइंट को निकाल पा रहे हो तो आप मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि ये वाले के जो रेश पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स आपस में बराबर होंगे, देन वो पॉइंट्स निकल सकते हैं। सारी जरूरत नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि आपको एंगल बिटवीन टू लाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है बेटा, आप खुद ट्राई करना। मेरे जो पॉइंट था समझाने वाला मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे चलते हैं। इफ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन दिस, यानी कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल है इस लाइन के साथ है, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, थोड़ा सा रेक्टेंगल बन गया। इस स्क्वायर का जो डायगोनल है ना बेटा वो ये रहा। मिला लेते हैं। हम्म, तो इस स्क्वायर का एक डायगोनल जो है वो 8x माइनस 15y है, एंड इसका एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है जहां पे दो लाइंस आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, 1 2 है। अब ये ए बी सी डी चारों में से कौन सा हो सकता है? देखो अगर ए और सी होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये ए और सी इस लाइन पर है। तो अगर मैं देखूं 1 और 2 बेसिकली सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब इन दोनों में से कोई पॉइंट होगा, तो मैं 1 2 इसको रख लेता हूं। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर पासिंग थ्रू इस वर्टेक्स। तो मुझे जो है इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन को निकालना है। अब ए बी और ए सी इक्वेशन को निकालना है बेटा, कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इस बार भी ये 45 डिग्री है, ये भी बेटा 45 डिग्री है। मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। अगर मैं कहूं मैं स्लोप निकाल पाया, अगर मैं कैपेबल हो पाया स्लोप बीसी का निकालने में, एंड स्लोप में कैपेबल होया ए बी का निकालने में, तो इस पर भी पॉइंट और इस पर भी जो है पॉइंट है। पॉइंट क्या है? बी, जो कि है 1 2। तो पॉइंट है, अगर मैं स्लोप निकाल पाया, स्लोप निकालने के लिए मैंने डायगोनल के पास गया, इसका स्लोप जो आया यानी कि m ऑफ ए सी, इसका स्लोप जो आया बेटा मेरे पास आया -8 अपॉन में -15, माइनस से माइनस कट गया 8 अपॉन में 15। तो 8 अपॉन 15 मेरे पास आ चुका है बच्चे। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं m1, इसको लेता हूं मैं m2। तो हम अब 10, अरे हम अब फॉर्मूला लगाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि 45 डिग्री है तो tan 45 मेरे पास आ जाएगा बेटा m1 माइनस में 8 बाई 15 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू में 8 बाई 15। तो tan 45 1 होता है, यहां से प्लस माइनस आया, यहां से आ गया बेटा मेरे पास m1 माइनस में 8 बाई 15, और यहां से भी आ गया बच्चे अगर मैं एलसीएम भी ले लूं, चलो बाद में ले लेंगे, यहां से आ गया 1 प्लस 8 m1 अपॉन में 15। तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, इससे मुझे क्या आ जाएगा? m1 आ जाएगा। m1 आ जाएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि m1 का मतलब है स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 से दिखा रखा है, इसको m2 से दिखा रखा है। स्लोप आ गया, पॉइंट हो गया, मैं ए बी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। सिमिलरली बच्चे मैं m2 निकालूंगा, m2 आ जाएगा तो स्लोप आ जाएगा, पॉइंट है मेरे पास। इस तरीके से मैं बीसी की इक्वेशन भी निकाल सकता हूं। तो लेंदी है कौन थोड़ा सा, बट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपको ट्राई करना बेटा, आपसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। अ लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक लाइन है जो इस पॉइंट से निकलती है, मीट द लाइन बी सी, जिसकी इक्वेशन ये है एट द पॉइंट ए। एक लाइन ए से निकलती है, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई लाइन है, ये ए से निकली, ए ये रहा। ये लाइन जो है आगे दूसरी लाइन में मिलती है, ठीक है, इस लाइन में मिलती है और इस लाइन में मिलती है जिस पॉइंट पे है बी।
अब ये लाइन जो है ये है बच्चे मेरे पास 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से निकली? 2 माइनस 7 से निकली। ये लाइन क्या है बेटा? मेरे पास है ये वाली लाइन 3x माइनस 4y प्लस 1। ये b से निकली जो कि है, अच्छा b नहीं बता रखा, ठीक है, तो b नहीं बता रखा। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए सी सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बेटा ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि मुझे एक और लाइन है, मैं इसको लेता हूँ ग्रीन पेन से। तो मेरे पास बेटा एक लाइन और है, मुझे बोल रहा है कि ये सी है, आपको ये दोनों लाइन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सी, मुझे आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है इस तरीके से कि दोनों बराबर है। अब बच्चे अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं तो इनके बनने वाले रेस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखो बच्चे क्या है, मैं कह रहा हूँ ये एंगल निकालते हैं tan अल्फा से। tan अल्फा क्या होता है? इन दोनों एंगल्स के मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन। तो इसका स्लोप, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -4/1, यानी कि मेरे पास -4 आ गया। और इसका स्लोप आ जाएगा बच्चे मेरे पास -3/4, तो ये हो जाएगा बच्चे 3/4। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 3/4 प्लस 4 अपॉन में बच्चे 1 प्लस में 3/4 माइनस में 4। तो ये आ गया 4 चौक 16, 19/4। ये हो गया बच्चे 4 या 12 माइनस 8/4। हुआ क्या बच्चे? 4 से 4 कट गया, मॉड्यूलस होने की वजह से मुझे जो है ना tan अल्फ़ा मिला 19/8। अब ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों क्या है? सेम है। अच्छा, अब इसका स्लोप जो है मैं फ़िलहाल के लिए m1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कहा बच्चे कि नाउ tan अल्फ़ा, अब जो एंगल है बेटा ये AC एंड BC के बीच बन रहा है, तो tan अल्फ़ा जो है इज़ इक्वल टू, ठीक, BC का स्लोप मैंने क्या निकाल रखा है? 3/4। तो 3/4 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस 3/4 इंटू में m1, ठीक है। tan अल्फ़ा इनके बीच का भी एंगल है। मज़े की बात है इसकी वैल्यू 19/8 दे रखी है, और यहाँ से ये प्लस माइनस खुलेगा 3/4 माइनस m1, और नीचे आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1 प्लस में 3m1 अपॉन में 4। तो दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा? 19/8 इज इक्वल टू 3/4 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस 3m1/4। एंड दूसरी चीज़ क्या मिलेगी बच्चे? हमें मिलेगी 19/8 इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस 3m1 अपॉन में 4। तो चलते हैं बेटा सॉल्विंग पार्ट पर। तो 19/8 इंटू में बेटा 4 प्लस 3m1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3/4, या फिर इसको भी एलसीएम लेते हैं, माइनस 4m1 अपॉन में 4। तो हुआ क्या बेटा? 4 से 4 कट गया। अब यहाँ से 19 सॉल्व होएगा, तो 19 4 जा 38, 38 दूनी 76, 76, 19 3 जा 57 m1। यहाँ पे आ जाएगा 8 या 24, 8 चौक 32 m1। तो हमारे पास आ जाएगा 57 2 59 और 3 59 69 79 89 m1 इज इक्वल टू 24 माइनस में 76। तो फिगर जो आएगी वो कुछ आ जाएगी 76 में 24 72 52 4 56 20 66, हाँ। तो बेटा 89 m1 इज इक्वल टू 52। तो m1 की वैल्यू आ गई बच्चे 52 अपॉन में 89। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा। हाँ, अब यहाँ से क्या आएगी बच्चे? मेरे पास है 19 अपॉन में 8, ठीक है। यहाँ पर आया 4 प्लस 3m1 अपॉन में 4, यहाँ पर है माइनस 3 माइनस में 4m1 अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया। तो मेरे पास आ गया बेटा 76 प्लस में 57 m1 इज इक्वल टू माइनस
24 माइनस माइनस प्लस 32 m1, तो 57 m1 माइनस 32 m1 इज इक्वल टू माइनस 24 एंड माइनस 76। ठीक है, पिछली बार प्लस का था, तो हमारे पास आएगा 57 में से 32 गए, अच्छा पिछली बार ऐड हुआ था 57 32, 57 में से 32 जाएंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा 32 5 37 27, 27 m1 इज इक्वल टू 7600, मेरे पास आ जाएगा माइनस 100, तो ये m1 आ जाएगा माइनस 100 अपॉन में 27। ठीक है, बट एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, बड़ा थोड़ी सी हो सकता है पॉसिबल गंदा तो मेरे पास दो टाइप के m1 आ गए। ठीक है, m1 और m1। अब बच्चे m1 आ गया, ये m1, अब ये लाइन किस से पास हो रही है बेटा, 2 - 7 से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ अब इक्वेशन निकालनी है किसकी, AC की, AC की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे AC का स्लोप, जिसको मैंने क्या बोला है m1, वो पता चल गया -100/27, और यहाँ पर है 52 अपॉन में 89। ठीक है, दूसरी बात क्या है बच्चे, यहाँ पे मेरे को पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है बच्चे मेरे पास 2 - 7, तो ये पॉइंट भी गिवन है। तो अब आराम से आप इक्वेशन ऑफ AC निकाल लोगे बेटा। पॉसिबल है कि दो इक्वेशन ऐसी बन रही हो, ठीक है ना, कि एक पॉइंट बेटा ऐसा भी आ रहा हो कि जिस तरीके से AB AC बराबर हो रहे हो और इनके बीच के बनने वाला एंगल बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के करवाया बच्चे, बाकी आप यहाँ तक की बात कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को और करते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। बच्चे कह रहा है स्ट्रेट लाइन है दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एक पॉइंट A, यानी कि सपोज कर लो एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है एंड एक लाइन ऐसे आ रही है, इन दोनों ने आपस में A पे इंटरसेक्ट करा। इसकी इक्वेशन है बच्चे मेरे पास 3x + 4y = 5, इसकी इक्वेशन है 4x - 3y = 15। ठीक है, आगे ऑन पॉइंट A, ऑन दिस लाइन पॉइंट B एंड C आर चूजन, तो बेटा इस लाइन पे B और C चूज किया जाता है। मैंने कहा ये B है, ये C है, सच दैट AB और AC क्या है, बराबर। फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ अ लाइन BC, तो हमें BC की इक्वेशन बतानी है, क्या हो सकती है पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये BC जो है ना बेटा 1 2 से पास हो रहा है, अब ये कहीं पर भी हो सकता है। तो मोटे तौर पे कहो ये बच्चे पिछले जैसा क्वेश्चन है, ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, बट हाँ हमें यहाँ पर ये एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले बच्चे हम क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ मुझे यहाँ पे चाहिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट A है, तो बेटा मैं A भी निकाल सकता हूँ, बट मेरे को A की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मेरे को तो इक्वेशन BC की निकालनी है और BC जो है 1 2 से पास हो रहा हो। तो बेसिकली मुझे B की इक्वेशन चाहिए, B और BC का स्लोप चाहिए। अगर मैं कहूँ मुझे इक्वेशन चाहिए ना BC की निकालने के लिए, अगर मुझे BC की इक्वेशन चाहिए तो मुझे BC के पास जो पॉइंट है ना वो गिवन है 1 2। अगर मैं इसका स्लोप निकाल पाया काम खत्म। तो सारी मैंने स्लोप के लिए करनी है, लेकिन सबसे पहले इसका स्लोप देखते हैं। ये आ गया बेटा मेरे पास -4 - 3 आपस में कट गया, इसका स्लोप आ गया 3 अपॉन में 4। तो बच्चे मैं कह रहा हूँ स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ AC। AB का स्लोप आया 4/3, AC का आया 3/4। अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ, अच्छा ये प्लस का है, ये माइनस आ जाएगा, हाँ ये माइनस। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये दोनों आपस में कट के क्या दे रहे हैं -1। इसका मतलब ये दोनों जो है ना किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये 90 डिग्री है, ये एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल अल्फ़ा है, क्योंकि AB और AC हमारे बराबर है। तो
ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री, एक एंगल है मेरे पास 90 डिग्री, दो बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो अब मुझे स्लोप निकालना है ना BC का, तो मैं कहूँगा tan 45 डिग्री, BC के स्लोप को M1 नाम दे दिया। तो मैंने कहा ये मेरे पास आया M1 माइनस में 4/3 अपॉन में 1 प्लस मेरे पास आया बेटा 4/3 N2 में M1। अब आपको पता है बेटा ये 1 हो गया, ये प्लस माइनस खुलेगा, 3M1 माइनस में 4 अपॉन में 3, यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में 4M1 अपॉन में 3। तो यहाँ से इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आ गया 3M1 माइनस 4, 3 प्लस 4M1। तो बस बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि आप M1 निकालोगे, M1 ही इसका स्लोप है। जैसे ही स्लोप निकल जाएगा आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। द पॉइंट इज कि इस क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था, इस क्वेश्चन में ना हमारे को एंगल से काम बन गया, पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल नहीं निकाल पाए, हमें वैल्यू पे ही काम करना पड़ा। तो बस ये फ़र्क है इन दोनों क्वेश्चन में। एंड आई होप कि बच्चे आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अभी तक के लिए इतना ही फिलहाल।